गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप सुन रहे कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट टाइम हमने सुना था कि वो लोग घर आ जाते हैं और घर आकर बहुत अच्छे से मिलते हैं। दादा दादी वगैरह वो सबसे मिलती है, बट अभी तक दादा दादी को रिया के बारे में डिस्क्लोज़ बहुत कुछ चीज़ें नहीं हुई रहती है। और वो रिया को कहती है कि तुम जाओ अपने रूम पे, अनपैकिंग करो और अच्छे से सेटल्ड हो जाओ। उसी तरह अनन्या को वो बोलती है कि तुम जाओ, उसके साथ थोड़ा सा उसको हेल्प कर दो। ये सब चीज़ें चल रही रहती है। अब उसके आगे यहाँ पे जॉश के साथ डिस्कशन करने के लिए वो स्टडी रूम में चले जाते हैं और वहाँ बैठ के डिस्कशन कर ही रहे रहते हैं। तब जॉश बोलता है कि नव्या आगे क्या करना है, अब तो यहाँ तक हो चुका है। तो वो कहती है आगे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा का जितना भी लॉसेस है वो सब तो हमने ही किया है, उसके इलीगल बिजनेसेस ये सब तो बंद करे हैं। बट यहाँ पर अब अकेले टेंशन हमारी सिर्फ मिस्टर मल्होत्रा नहीं है, खुराना भी आ चुका है। और खुराना किसी भी हालत में चुप तो बैठेगा नहीं, क्योंकि जिस फैक्ट्री को हम इंस्टॉल करने वाले थे वो अब बंद करने की बारी आ चुकी है। तो चुप बैठने वालों में से तो वह है नहीं। बट अभी फ़िलहाल ये बात होती है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मल्होत्रा का तो इतना ज़्यादा बिजनेस एक्सटेंड था कि वो इतना ध्यान नहीं देता था, तो हमने उसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत मतलब इजीली नहीं, बट फिर भी हो गया था। बट ये खुराना है, ये मिस्टर मल्होत्रा नहीं है। अभी हम करना क्या है? तो नव्या थोड़ी देर शांति से बैठती है और कहती है कि हर किसी की कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है। जहाँ तक मैं जानी हूँ, मिस्टर खुराना की कमज़ोरी उसका बेटा है, विक्की खुराना। और अगर हमें जो कुछ भी एक्शन लेने हैं वो अब विक्की खुराना के साथ ही लेने पड़ेंगे। और विक्की खुराना के लिए अगेंस्ट एक्शन लेने हैं तो उसे वो एक ऐसी मछली है जिसे जाल में तो डालना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब सवाल होता है कि उस मछली को जाल में डालेंगे कैसे। तो वो कहती है कि कुछ पहले तो ये पता करो कि सबसे ज़्यादा बिजनेसेस हैंडल खुराना करता है या फिर विक्की खुराना करता है। तो जॉर्ज बोलता है कि मैंने बात पता करी थी कि वैसे तो खुराना ही करता है, लेकिन विक्की खुराना को सारे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है और इधर उधर है। क्लैमडिंग से लेके ग्लैमर, उनका बिजनेस कैसीनो से लेकर उनके गन शूटिंग वगैरह सब चीज़ है यहाँ पर। गन शूटिंग से लेके हर एक सारे बिजनेस सब कुछ यहाँ पर है। तो उसे बहुत कुछ अवेयर है कि कैसे क्या करना है। तो अभी आप बताओ इसके आगे क्या करना है। तो वो सब ये सब चीज़ें जब सोच रही रहती है तो वो कहती है कि इन सब के लिए हमें बहुत एक्सपर्ट और बहुत शार्प माइंडेड इंसान चाहिए, जो इन सब चीज़ों को बहुत काबिल तारीफ़ की तरह हैंडल कर सके। तो उसके लिए हमें और कोई नहीं, हमें आलिया को अपॉइंट करना पड़ेगा। आलिया को बुलाओ इस चीज़ के लिए हैंडल करने के लिए, और आलिया को फ़ोटोज़ भेजो और उसे बोला जाए कि ये सारी चीज़ों के बारे में पता करे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आलिया कौन है। आलिया टीम मेंबर रहती है नव्या की। और आलिया बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट, सेक्सी, हॉट और बहुत अच्छी रहती है। तो ये सब जब चल रहा रहता है तो नव्या बोलती है कि आलिया को मुझे नहीं लगता उसे कुछ बताने की ज़रूरत है, बट उसे कह देना कि ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स निकाले, हर एक चीज़ पता करे और जितना हो सके इसके क्लोज जाके, इसके पास जाकर इसको अपने जाल में फंसा कर इनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाले और सब कुछ रिड्यूस, मतलब हर अच्छे से हर काम हो जाए। यहाँ पर जॉश कहता है ठीक है, मैंने आलिया को मैसेज कर दिया है। आलिया अभी बाहर है, मतलब वो यहाँ बैंगलोर में है नहीं है, वो हैदराबाद में है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, हैदराबाद से उसको बोलो, उसको फ़ोटोज़ भेजो, डिटेल्स निकालें। यहाँ पे आलिया तक की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। आलिया कॉफ़ेटेरिया में बैठी रहती है, उस इन्फॉर्मेशन से आती है और वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है। और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे उसे मिलती जाती है वो हमारी नव्या तक पहुँच रही रहती है। इस ड्यूरेशन में हमारी जो आलिया रहती है वो नव्या को कांटेक्ट करके बोलती है कि इस लड़की के लिए मुझे तुम भेज रही हो।
तो नव्या हंसती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तुम्हें पता है तुम पहले से काबिल हो, तुम्हें पता है कैसे सिड्यूस करके कैसे अपना काम निकलवाना है। तो कहती है कि हाँ हाँ, बस यही काम बचा है मेरी ज़िंदगी में। और दोनों मजाकी लहजे में कहते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं कर दूँगी। यहाँ पर हमारी जो अनन्या रहती है वो बहुत ज़्यादा रिया से क्लोज़ हो जाती है, मतलब ऐसा बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। उसके साथ मस्ती मजाक करती है और बहुत मस्ती में पूछती है, अरे बताओ ना तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो वो कहती है कि आप नव्या से पूछो ना, नव्या से। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ रहता है। शाम का डिनर का टाइम रहता है, सब डिनर करते हैं, जॉश वगैरह सब के सब फैमिली मेम्बर्स आके डिनर करते हैं, होता है। और डिनर करने के बाद चले जाते। तो यहाँ पर उसे जैसे बोला था कि वो शाम को इस बारे में बात करेगी, तो अनन्या, दादी माँ और हमारी दादाजी रूम में, हम लोग स्टडी रूम में बैठे रहते हैं, जहाँ पर हमारी जो नव्या रहती है वो बहुत अच्छे से बताती है कि दादी, रिया एक मेरे बहुत क्लोज़ है और मेरे मतलब जितना क्लोज़ को होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा क्लोज़ है। वो मेरी दोस्त नहीं है, दोस्त से ज़्यादा बढ़कर है। और वो कहती है कि मैं रिया से इस हालात में मिली, मैं ऐसे मिली, मतलब मैं मिलना तो अलग तरीके से चाहती थी, बट हालात ऐसे हो गए। और अभी मैं उसकी ऑफ कोर्स एंगेजमेंट तोड़ाकर उसको लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो मुझे यहाँ घर से ज़्यादा कुछ सेफ साइड नहीं समझ में आ रहा था। तो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। तो वहाँ से दादाजी कहते हैं, अरे तुम हमारी पोती हो, तुम्हें ये सब चीज़ें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ बेटा हमारे साथ रहेगी, अच्छे से सेफ रहेगी और कोई इश्यूज़ की बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से चलेगा। बस मेरा इतना सवाल है कि दोस्त है या दोस्त से ज़्यादा है। तो वो कहती है कि दादाजी मैं झूठ नहीं कहूँगी आपसे, दोस्त से ज़्यादा है। क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग उसके लिए कब आ गई मुझे भी नहीं पता चला। जिस दिन उसने मेरे बिहाफ में अपनी जान देने के लिए बात कर ली थी, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई और भी है जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। एक बार मैंने अपने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया उसे खो चुकी हूँ। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और को खोऊं। और रिया की आंखों में भी मैंने वही प्यार अपने लिए देखा है जो मैंने किसी और की आंखों में देखा था। जिससे मैंने प्यार किया था उसे बचा तो नहीं पाई मैं हर एक चीज़ से, बट रिया को वो दर्द मैं सहन करने नहीं दे सकती और मैं उससे दूर नहीं जा सकती हूँ। तो दादी बोलती है कि कम से कम तुमने 3 साल के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोची, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और देखो, प्यार एक बार नहीं होता है, वो कभी भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही से प्यार करें, एक ही के साथ रहे, और वो जब नहीं रहे हमारे पास तो हम उसके लिए अपनी जान दे दें। ऐसा नहीं होता है। लाइफ इज़ मस्ट गो ऑन। और अगर तुम्हें दूसरी बार मौका मिला है प्यार करने का, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि तुम फाइनली किसी को पसंद करने लगी हो। और एक तो 3 साल के बाद तुम हमारे घर पे आई हो और किसी को लेकर आई हो, ये बहुत अच्छी बात है। हमें कोई इश्यूज़ नहीं है और बिल्कुल नहीं है। वहाँ से नव्या को ऊपर मतलब कंधे पे हाथ रख के बोलती, कूल, एवरीथिंग इज़ कूल, चलो इतना टेंशन मत लो। हाँ, वैसे हॉट गर्लफ्रेंड है। तो वो उसी तरफ देख के बोलती है कि और बोलती है कि तुम बताओ तुम्हारा लाइफ कैसा चल रहा है। कहती हाँ हाँ, मुझसे तो आपकी तो जात सी दुश्मनी है ना मुझसे, मुझे यूएसए में भेज दिया इतना सारा काम करने के लिए, ये वो। अब मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ। तो कहती है हाँ, तुम्हारे पास 1 वीक है, आराम से रिलैक्स करो, घूमो फिरो, उसके बाद तुम्हें अपना बिज़नेस हैंडल करना है। कहती मैं नहीं करने वाली, वो आपका बिज़नेस है, आप हैंडल करो। तो कहती है कि हाँ, वो तो मैं हैंडल करूँगी, साथ ही साथ ये जो बिज़नेस है वो भी हैंडल करना है। फिर उसे बिज़नेस से याद आता है, तो वो जॉश को बोलती है कि जिस कंपनी में मैं काम करती थी, जॉश को बुलाती है और बोलती है जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत कैपेबल है और वहाँ स्कोप है कि वो ग्रोथ अच्छे से कर सकती है। तो मेरा नाम बताए बिना उस कंपनी को परचेज़ करो, वो कंपनी हमारे अंडरटेकिंग में आनी चाहिए। तो जॉश बोलता है ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो वो हो जाएगा, मतलब ओनर। तो वो कहती है कि हाँ, आई वांट टू बी द ओनर ऑफ दैट कंपनी।
तो तुम उसे परचेज़ करो और चीज़ें हर चीज़ होनी चाहिए। और ये बात सिर्फ उसके ओनर और मेरे बीच में रहनी चाहिए कि मैं वहाँ पे एज अ मतलब मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है वगैरह। बाकी सब के लिए तो मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी हूँ और रहना ही चाहती हूँ, और कभी कभार तो मैं जाऊँगी ऑफिस, तुम्हें पता है। तो कहता है आप ये कंपनी क्यों ख़रीदना चाहते हैं? ये कंपनी में मैंने एम्प्लॉयज़ को देखा है कि बहुत अच्छे हैं, काम करने के लिए अच्छे, तो एक बार उनको मौका देना चाहिए और अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। और इनका जो बॉस है वो भी बहुत अच्छा है, तो तुम उसे परचेज़ करो। बाकी जो न्यू कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है हमारी टेलीकम्युनिकेशन की, वो अनन्या हैंडल करेगी, तो वो सब चीज़ें इसे दीजिए। और यहाँ पर हमारी जो अनन्या रहती है उसका मुंह तर जाता है, कहती है कि क्या बात है यार, इतना काम क्यों। दादा दादी बहुत खुश रहते हैं कि उनकी आखिर पोती आ चुकी रहती है जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाली है। तो दादा दादी बोलते हैं कि अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब तुम आ गई हो ना, अब तुम सब कुछ हैंडल कर ही लोगी बहुत अच्छे से। तो वो कहती है नहीं दादाजी, सब कुछ हैंडल तो अब अनन्या को करना है, मैं तो सिर्फ उसे सिखाने आई हूँ, मेरे जाने के बाद तो सब कुछ यही हैंडल करेगी। तो एकदम से दादा दादी बोलते बेटा तुम कहीं नहीं जाना, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ। तो कहती है कि हाँ ठीक है दादा, और ये बोल के चले जाते हैं। जॉश वहाँ पर बोलता है कि सारे लीगल्स पेपर्स तैयार हो जाएंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। और आलिया को आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने, तो कहती है नहीं, आलिया इतनी कैपेबल है कि वो अपना सब कुछ हैंडल बहुत अच्छे से कर सकती है, मुझे उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस हालांकि इतना है कि आलिया का गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना, जब वो गुस्से पे आती है तो बहुत ज़्यादा है, बाकी और कुछ है नहीं है। और ये बोल के सबको डिस्कशंस होता है यहाँ पर। दादा दादी बड़े खुश हुए रहते हैं कि हमारी बेटी फाइनली आई है, और एक बार उसने किसी को खोया था तो अब वो फिर से प्यार करने लगी है, तो ये बात सोच के बहुत खुश रहते हैं। लेकिन नव्या को बहुत अंदर ही अंदर थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पहले जिससे प्यार किया था आज उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ उसी से प्यार किया था और ये है। तो वो थोड़ी सी उदास बैठी रहती है, और ये बात उसके दादा दादी समझ जाते हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो इनजस्टिस कर रही है अपने लव के साथ। तो उसे दादा दादी कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें ना बहुत टाइम से जानते हैं, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है, तुम्हारे लफ्ज़ कुछ और कह रहे हैं। गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो इंसान अब है नहीं उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर तो बैठ नहीं सकते हैं, जो चला गया सो चला गया, अभी जो है उसकी कदर करना स्टार्ट करो। ऐसा ना हो जाए कि ये इंसान जब तुमसे दूर होगा तो तुम अफसोस ही करती रह जाओ। जैसे ये बात सुनती है तो कहती है नहीं दादा, नहीं दादाजी, मैंने पहले बहुत गलतियाँ करी अपनी ज़िंदगी में, ये गलती मैं हैंडल नहीं कर सकती, इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो दूँगी। तो उसे दादाजी कहते तो तुम अपना सब कुछ नहीं खोगी, जाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ रूम पे जाओ आराम से। और ये बोल के दादा दादी अपने रूम पे चले जाते हैं। अनन्या बोलती जाओ ना, और मैं चली अपने रूम पे, अब मुझे परेशान मत करना, और ऐसे बोल के जाती है। रिया वहाँ पर अपना काम करके इतनी थक जाती है कि वो बेड पे सो जाती है, और हमारी नव्या आती है, उसे प्रॉपरली सुलाती है, एक अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाती है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है कि मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूँगी, तुम मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, मैं हर चीज़ से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। और वो उसके फोरहेड पे किस करके, उसके लिप पे किस करके उसे हक करके सो जाती है। आगे क्या होता है, कैसे होगा, कौन आलिया कैसे बदला लेगी मिस्टर खुराना के बेटे से, और ये सब देखने के लिए हम आगे चलते। लेकिन आलिया बहुत कैपेबल इंसान है, ये बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।